अरे ओ कलमुही, मेरे बेटे को तो खा गई। अब मेरे भतीजे को खाने का इरादा है क्या, जो उसे यूं दीदे फाड़ कर देख रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो वो। तभी वहां शांता आ गई, जो इनके पड़ोस में रहती है। क्या हुआ सावित्री बहन? क्या मैं तो वो दीदे फाड़ फाड़ कर हमारे भतीजे को देख रही थी, ये नास पीटी। सावित्री घर के आंगन में बैठी हुई थी और वहां से चीख रही थी, क्या इसकी भी नजर लगाएगी, जैसे हमारे दिनेश को खा गई। सावित्री देवी जी ज्योति को बस दिन भर ताने देने का काम करती थी। सावित्री देवी की नजर ज्योति पर फिर से पड़ी, जो घर की छत पर मिर्ची और पापड़ सुखा रही थी। ज्योति से थोड़ी दूरी पर दीपक खड़ा था, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके कानों में अपनी बुआ के कहे कड़वे सब पड़ रहे थे, जो वो ज्योति से कह रही थी। दीपक अपनी जगह खड़ा रहे, पर गले की नसें फूल गईं। अपनी सास के ताने सुनकर ज्योति के आंसू भी सूख चुके थे। अब तो हाथों की रची गहरी लाल मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि विधाता ने ज्योति के हाथों में पहनी हुई सुहाग की लाल चूड़ियों को तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों अपने हनीमून से लौट कर आ रहे थे। रास्ते में दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दिनेश की मौत हो गई। सावित्री राजेश के दो बेटे थे। दिनेश छोटा था। दिनेश की मौत की वजह ज्योति को ठहराया था सावित्री जी ने। सावित्री जी ने दिनेश के दाह संस्कार के बाद ज्योति को जितना बुरा भला बोल सकती थी उतना बोला। ज्योति के माँ बाप नहीं थे, पर भैया भाभी थे, जिन्होंने ज्योति की तरफ पीठ कर ली। ज्योति को रंगीन कपड़े पहनने की मनाही हो गई। बिंदी, पायल, चूड़ी, कंगन, लिपस्टिक, साज श्रृंगार करने की मनाही हो गई। उसे सफेद साड़ी पहनने के लिए कहा गया। उसके लंबे घने बाल, जो उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे, उन पर कैंची चलाने की बात चली तो राजेश जी ने किसी तरह से अनर्थ होने से रोक लिया। ज्योति को हिदायतें दी गईं कि उसे क्या खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है। ज्योति को फर्श पर बिस्तर लगाकर सोने के लिए कहा गया। बिस्तर के नाम पर एक चटाई और चादर दी गई। घर वालों के लिए 56 भोग बनाने वाली ज्योति सिर्फ एक वक्त खाना खाती थी, वो भी सात्विक उबले आलू, चाहे कड़ाके की ठंडी क्यों ना पड़ रही हो। ज्योति को नीचे ही सोने की हिदायत दी गई थी। किसी पराये मर्द के सामने जाने की मनाही थी। ज्योति सिर्फ सफेद रंग की साड़ी पहन सकती थी, उसके अलावा दूसरा रंग पहनने को मनाही थी। घर से बाहर निकलना पाप था ज्योति के लिए। मायके तभी जा सकती थी जब उसके घर में कोई बीमार या मर गया हो। सिर पर पल्लू रखकर रहना, साड़ी से पूरी तरह खुद को ढक कर रखने की हिदायत थी। अरे, अब क्या छत पर ही जम गई है? शाम हो रही है, रात का खाना बनाने तुम्हारी अम्मा आएंगी। ऊपर से दिनेश के पापा का काम से लौटकर आने का समय हो गया है। खाना कौन बनाएगा? अम्मा, बस हम जा ही रहे थे। ज्योति ने जल्दी ही मिर्ची और पापड़ को वहीं छत पर ढककर रख दिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे रसोई घर में घुस गई। ऊपर छत पर दीपक सीढ़ियों से जल्दी से उतरती हुई ज्योति को देख रहा था। गोरे रंग पर सफेद साड़ी बहुत फीकी सी लग रही थी, ना कोई साज श्रृंगार, फिर भी अंजता की मूरत लग रही थी। घनी पलकें आंखों की नमी को बहुत सहेजते से छुपा रखी थी। अपनी आंखों तले आ, हल्की नीली आंखें जो बेहद आकर्षक लग रही थी, पर उन आंखों में उदासी भरी हुई थी। उम्र भी 20-21 साल थी और इस छोटी सी उम्र में विधवा हो गई ज्योति। 24 घंटे अपने सिर को पल्लू से ढककर चलती थी, जिसकी वजह से उसकी लंबी बालों की चोटी दिखाई नहीं देती थी। तभी सावित्री के पड़ोस में रहने वाली शांता की बेटी रिंकी आ गई, जिसकी नजर घर की छत पर खड़े दीपक के गठीले कसावदार बदन पर चली गई। सांवले सा रंग, भूरी आंखें, सिर पर काले बाल जो हवा से उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। ऊंचे लंबे कद का मालिक की कोई भी लड़की दीपक को देखकर उस पर फ्लैट हो जाती। दीपक छत से नीचे उतरकर आ गया और वहां से उन तीनों को बिना देखे घर से बाहर निकल गया। रिंकी बस दीपक की पर्सनालिटी देखकर आंखें फाड़कर घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। शांता और सावित्री रिंकी को देखकर मुस्कुरा रही थी। है ना, हमारा भतीजा बिल्कुल हीरो की तरह। ये बात सावित्री ने शांता को देखकर कही। रिंकी ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। शांता, सावित्री, हम अपनी रिंकी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, पर लगता है अब हमारी खोज तुम्हारे घर आकर खत्म हो गई।
सावित्री, शांता, हमें भी तुम्हारी रिंकी अपने दीपक के लिए भाग गई है। हम अपने भैया भाभी से बात करेंगे इस बारे में। शांता, तुम ऐसा करो, कल ही बात कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं हम जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। हमारी इकलौती बेटी है रिंकी, तुम्हारे भाई का घर भर देंगे हम। तुम चिंता मत करो, दीपक अभी कुछ दिन यहाँ है, कल उसका इंटरव्यू है बनारस की बहुत बड़ी कंपनी में। अगर नौकरी लग गई तो हमारे दीपक की महीने की 1-1.5 लाख तनख्वाह होगी नौकरी मिल जाने के बाद। रिंकी का तो मुंह खुल गया दीपक की सैलरी सुनकर। वो दिन में ही सपने देखने लगी कि नौकर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और वो महारानियों की तरह उनके ऊपर हुक्म चला रही है। अच्छा सावित्री, हम अब चलते हैं, तुम अब अपने भैया भाभी से बात कर लेना। रिंकी की तंद्रा भंग हुई अपनी माँ की आवाज़ सुनकर। तुम चिंता मत करो, हम दिनेश के बाबूजी से फोन करवाएंगे अपने भैया के पास। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। दीपक अपने बेड पर लेटा हुआ था और छत को देख रहा था। किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था दीपक। अगली सुबह रसोई घर में ज्योति नाश्ता बना रही थी। गैस पर एक तरफ दूध गर्म हो रहा था भगोने में। अचानक से ज्योति की कोहनी लग गई उबल रहे दूध के भगोने से, और दूध का भरा भगोना ज्योति के हाथ पर गिर गया। ज्योति दर्द से बुरी तरह तड़प उठी। अरे करमजली, हमारे भाग ही फूट गए थे उस दिन, जिस दिन हम तुमको अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। सावित्री जी रसोई घर में आई तो दूध के भगोने को फर्श पर देखा तो गुस्से से लाल पीली होने लगी और ज्योति को मारने लगी। तभी शोर सुनकर दीपक और राजेश जी भी रसोई घर में आ गए। सावित्री जी ज्योति को मार रही थी। ज्योति का हाथ लाल पड़ गया था गर्म दूध गिरने की वजह से। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी दीपक ने सावित्री जी का हाथ पकड़ लिया और ज्योति की कलाई पकड़कर रसोई घर से बाहर ले आया। सावित्री जी दीपक को आंखें फाड़कर देखने लगी और राजेश जी बिना भाव के रसोई घर से बाहर निकल आए। दीपक ने ज्योति की कलाई रसोई घर से बाहर निकाल कर आंगन में आकर तब छोड़ दी जब दीपक को आभास हुआ कि उसने ज्योति की कलाई पकड़कर ज्योति की मुश्किलें और बढ़ा दी है। क्योंकि सावित्री जी दोनों को जिस तरह देख रही थी उससे साफ पता चला था कि सावित्री जी दीपक से ज्यादा ज्योति से नाराज थी। सावित्री जी के नथुने गुस्से से फूल रहे थे। ज्योति को आंगन में खड़ी करके दीपक जैसे ही उसे आंगन में लगे पानी के नल के पास जाने का हाथ से इशारा करता है, तभी गुस्से से समतमाती हुई सावित्री जी ज्योति के पास आई और ज्योति को उसकी कलाई से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और ज्योति के चेहरे पर एक नहीं दो नहीं अनगिनत थप्पड़ चढ़ दिए। ज्योति पहले से ही दर्द झेल रही थी और अब सावित्री जी का इस तरह से थप्पड़ मारना ज्योति बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बेहोश होकर आंगन में गिर गई। बुआ, दीपक तेज आवाज में सावित्री जी से बोला। बुआ, ये कोई पत्थर की नहीं बनी हुई है जो इन पर इतना जुल्म ढा रही हैं आप। थोड़ा सा तो रहम करिए इन पर। क्यों इन्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रही हैं? एक बार में क्यों नहीं मार देती इन्हें आप? रोज रोज की इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा आपको। दीपक का ज्योति की तरफ से बात करना सावित्री जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, हम ही बुरे हैं तुम सबकी नजरों में, और ये महारानी सबकी नजरों में दया की पात्र है। हमने हमारा जवान बेटा खोया है और सिर्फ सिर्फ इस मनहूस की वजह से। सावित्री जी अपनी छाती पीट पीट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बुआ, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो इन्होंने अपने पति को खोया है। इनका दर्द भी आपके जितना है। आपको तो इन्हें अपने आंचल में छुपा लेना चाहिए था जब भरी जवानी में इन्होंने अपने पति को खो दिया। पर आप तो इन्हें जीते जी मार रही हैं हर रोज अपने तानों से। दीपक की बातें सावित्री जी को सोच को किसी और दिशा में ले जा रही थी। तुम किस लिए इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो लल्ला? जरा हमको भी बताओ, आखिर ये चक्कर क्या है? सावित्री जी गुस्से में क्या कह रही थी उन्हें खुद भी पता नहीं चला था। कहीं इसने तुम्हें अपने प्रेम जाल में तो नहीं फांस लिया है? सावित्री जी दीपक को देखकर इस बात पर मोहर लगाने की कोशिश कर रही थी कि जो वो कह रही है वो सच है। दीपक और राजेश जी हैरानी से सावित्री को देख रहे थे। फूफा जी, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, कहकर वहां से बिना खाए पिए चला गया। पर सावित्री जी को जिस तरह से देखा और उसके हाथ की मुट्ठियां जिस तरह से बंद थी, उसे देखकर साफ पता चला था कि दीपक किस हद तक अपने गुस्से को पी रहा था। राजेश जी,
ज्योति के पास गए उसे उठाने के लिए तो सावित्री जी गुस्से से चीखी, खबरदार दिनेश के पापा, अगर आपने इसे यहाँ से उठाया तो हमारा मरा मुंह देखेंगे आप। पर सावित्री, बहू को इस वक्त इलाज की ज़रूरत है, गर्मी के महीना चल रहा है, क्या चिलचिलाती धूप में रहेगी यहाँ बाहर आंगन में? हमें कुछ नहीं पता, पर अगर आप इसे यहाँ से उठाकर अंदर लेकर गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सावित्री जी गुस्से से कांप रही थी। सावित्री, तुम्हारा ये बेमतलब का हट एक दिन इस बच्चे की जान ले लेगा। शायद उस दिन तुम समझोगी जान की कीमत क्या होगी। राजेश जी बेबस से होकर अपनी पत्नी की जिद को देख रहे थे। उन्होंने सावित्री के मना करने के बावजूद ज्योति को अपनी बेटी समझकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले जाकर चटाई पर सुला दिया। सावित्री जी जोर जोर से रोने लगी। हाय रे, इस लड़की ने हमसे हमारे पति और हमारे भतीजे को भी छीन लिया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? सावित्री अपने कमरे में जाकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। आस पड़ोस वाले सभी लोग कान लगाकर सावित्री जी की रोने की आवाज़ सुनने लगे। उधर दीपक इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था। उससे सवाल जवाब कर रहे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, पर इंटरव्यू देते हुए उसका ध्यान ज्योति की हालत पर चला गया। मिस्टर दीपक, आर यू ओके? इंटरव्यू लेने वाले एक मेंबर ने कहा। दीपक तुरंत हरकत में आ गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सर, आई एम टोटली फाइन। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सभी मेंबर्स दीपक के विचार और सवालों के जवाब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। मिस्टर दीपक, ये जॉब आपको दी जाती है। आपकी क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। आप में वो सब क्वालिटीज़ है जो हमें इस पोस्ट के लिए चाहिए थी। आज से आप इस टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर होंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लगन और मेहनत से इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। दीपक ने मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाया। मैं पूरी लगन और मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आप बाहर जाकर अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और कल से अपनी कुर्सी संभालिए। नौकरी मिलने से दीपक के चेहरे की रौनक और बढ़ गई, पर ज्योति की हालत याद आते ही उसके माथे की नसें तन गई। ज्योति अभी भी बेहोश थी। उसका हाथ पूरे का पूरा लाल पड़ गया था। माथा छूकर देखा तो उसे बुखार भी था। राजेश जी उसकी हालत देखकर लगभग रो ही पड़े। बिटिया, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तुम इस घर की छोटी बहू हो, फिर भी तुम्हें वो इज्जत हमारे घर में नहीं मिल पा रही जिसकी तुम हकदार हो। दिनेश की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये बात हम सावित्री को समझा समझा कर थक गए, पर वो अपने बेटे का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम पर दुखों का पहाड़ टूट गया और हम चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। हम चाहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं बहुत दूर, जहाँ तुम सुख से रह पाओ। हम तो चाहते हैं हम तुम्हारा पुनर्विवाह करते। अभी तुम्हारी उम्र रोने धोने की नहीं है, हंसने बोलने खेलने की है, पर तुम्हारे लिए ऐसा लड़का चाहिए जो तुम्हें खुश रख सके। राजेश जी ज्योति की हालत देखकर आप फूट फूट कर रो पड़े। वो वहां से उठकर जाने लगे तो एक बार पीछे मुड़कर ज्योति को देखने लगे, जो अब भी बेहोश थी। अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। हम तुम्हारा पुनर्विवाह करवाएंगे, फिर चाहे हमें सावित्री के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हम अब तुम्हें और रोते नहीं देख सकते। हम अब कुछ करते हैं तुम्हारे वास्ते। तुम खुद के लिए तो कभी आवाज नहीं उठाओगी और तुम यूं ही सारी उम्र दुख झेलती रहोगी। राजेश जी बड़बड़ाते हुए ज्योति के कमरे से बाहर निकल गए। रात का आधा पहर बीत गया, पर सावित्री जी ने राजेश जी को ज्योति के कमरे में उसे देखने के लिए नहीं जाने दिया। तकरीबन रात के 1:30 बजे राजेश जी ने देखा सावित्री गहरी नींद में सो रही और चुपके से उठे और दबे पांव अपने कमरे की किवाड़ खोलकर वो कमरे से बाहर आ गए। कमरे की किवाड़ को धीरे से बंद कर दिया। राजेश जी ज्योति के कमरे की तरफ चले गए। जैसे ही ज्योति के कमरे के पास गए, देखा ज्योति के कमरे का दरवाजा खुला था। वो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने ज्योति के कमरे से बाहर देखा, जो उसे देखकर वो उल्टे पांव वापस लौट आए। अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। चेहरे पर निश्चिंत भाव दिखाई दे रहे थे, क्यों पता नहीं। राजेश जी घर से सुबह निकलते और देर रात तक घर लौटते। इस बीच ज्योति का हाथ ठीक नहीं था, पर फिर भी वो घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए काम कर रही थी। दीपक अब ज्योति के सामने नहीं जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वजह से ज्योति के बारे में कोई
बुरा भला कहे, पर सावित्री जी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि ज्योति और दीपक के बीच कुछ सीन चल रहा है। सावित्री जी के मन में अब ज्योति के लिए नफरत और बढ़ गई। उन्होंने अपने मन में कुछ सोच लिया था। वो अपने कमरे से बाहर निकली और घर के बाहर चली गई। ये सिलसिला कुछ दिन यूं ही चलता रहा। राजेश जी सुबह से लेकर शाम तक कहाँ रहते किसी को भी कुछ पता नहीं था। किसी ने ही उनसे पूछने की जहमत उठाई भी नहीं कि वो दिन भर कहाँ रहते हैं। दीपक भी अब घर में कम रहता था। अगर घर में रहता तो उससे चुप बैठा नहीं जाता। जब ज्योति के साथ अन्याय होता देखता, वो ज्योति के लिए सावित्री जी के सामने खड़ा हो जाता। ज्योति भी अपने काम में लगी रहती, पर इसी बीच सावित्री जी ने ज्योति को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा। कुछ दिन बाद सावित्री जी आज बहुत खुश लग रही थी। अरे भाभी, हमने हमारे दीपक की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मुस्कुराते हुए सावित्री देवी अपनी भाभी से कहने लगी। दीपक, माँ मंजू देवी। सच कह रही हो जीजी? हमारे दीपक के ब्याह के लिए लड़की ढूंढ ली है आपने? हाँ भाभी, हमारे पड़ोस में ही रहती है शांता। इकलौती बेटी है उनकी रिंकी। दान दहेज भी खूब मिलेगा रिंकी के घर से। कल को पूरी जायदाद, रुपया, पैसा सब हमारे दीपक का ही तो होगा। जीजी, तो देर किस बात की? तुम ये रिश्ता पक्का कर दो हमारी तरफ से। अब हम भी बहू के हाथों का बना खाना चाहते हैं। भाभी चिंता मत करो, हमने सब कुछ तय कर दिया है। पंडित जी से पूछा है शादी के मुहूर्त के बारे में, तो बोले अभी तारा डूबा है, अगले महीने से अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। हमने सोचा ब्याह का मामला है तो सब शुभ दिन शुभ घड़ी में ही हो तो अच्छा रहेगा। जी जी, अब हमने दीपक की शादी की सारी जिम्मेदारी आप पर छोड़ दी है। आप बस हमें बता देना ब्याह कब रखा है, फिर हम तैयारियां करना शुरू कर देंगे ब्याह की। भाभी चिंता मत करो, सब हो जाएगा। दीपक हमारा भी बेटा है, उसके ब्याह में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी जी, वैसे लड़की करती क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है? वो क्या है ना, हमारा दीपक इतना पढ़ा लिखा है तो उसकी शादी किसी अनपढ़ से नहीं होनी चाहिए। भाभी, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और सुंदर भी है। तुम बस अब सास बनने की तैयारियां करना शुरू कर दो। दोनों ननद भौजाई आपस में हंस हंसकर बातें कर रही थी, पर इनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। एक दिन रात को राजेश जी दीपक के पास गए। दीपक घर की छत पर अकेला खड़ा था। दीपक, दीपक ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो राजेश जी खड़े थे। फूफा जी, आप इस वक्त यहाँ? कुछ काम था तो मुझे आवाज लगा देते, मैं आ जाता आपके पास। दीपक, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और जो पूछना है उसके लिए मुझे ही तुम्हारे पास आना चाहिए था। क्या बात है फूफा जी, आप किसी बात से परेशान हैं क्या? आप बहुत थके से लग रहे हैं, और आजकल आप सुबह से ही घर से चले जाते हैं। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाते हैं आप? दीपक, मेरे कंधे पर एक जिम्मेदारी है जिसे मैं अपने जीते जी निभाना चाहता हूँ, और मुझे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फूफा जी, आप हुक्म करिए, ज्योति से शादी कर लो। दीपक राजेश की बात सुनकर उनसे 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या हुआ दीपक, तुम मेरी बात सुनकर इतने हैरान क्यों हो गए? फूफा जी, आपने बात ही ऐसी कही है कि मेरी आंखें बड़ी हो गई। पर तुम तो ज्योति को पसंद करते हो ना? राजेश जी दीपक की आंखों में देखकर कहने लगे। दीपक की आंखें अब और बड़ी हो गई और हैरानी से फैल गई। किसने कहा आपसे कि मैं ज्योति जी को पसंद करता हूँ? तुम उसके बचाव में हर बार सावित्री के सामने खड़े हो गए, और कुछ दिन पहले जब ज्योति का हाथ जल गया था तो तुम तब भी ज्योति का बचाव कर रहे थे। और उस रात तुम ज्योति के कमरे में उसके लिए दवाई और बरनाल खाना रख रहे थे जब वो सो रही थी। तो वो सब क्या था? मुझे पता है, ज्योति अपने लिए कभी नहीं लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कभी भी अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगी। मुझे पता था वो दवाई नहीं लेगी, इसलिए रात को चुपके से उनके कमरे में दवाई, बरनौल और खाना रख कर आ गया, ताकि वो जब उठे तो खाना खाकर दवाई खा सके। फूफा जी, मैं उस दिन रात को ज्योति जी के कमरे में इसलिए गया था, पर आपको कैसे पता? मैंने तुम्हें ज्योति के कमरे में देखा था, इसलिए मुझे लगा तुम ज्योति को पसंद करते हो तो उसे शादी करके मुझे चिंता मुक्त कर दोगे। क्या हुआ फूफा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं?
दीपक ज्योति के भैया भाभी ज्योति को बिना बताए बनारस छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। राजेश जी ने निराश होकर कहा। क्या? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो बताकर भी तो जा सकते थे। दीपक ज्योति की भाभी ज्योति को बोझ समझती थी अपने ऊपर, इसलिए उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने ज्योति की शादी छोटी सी उम्र में कर दी। शादी के बाद एक कहर उस पर और बरपा। मेरा बेटा इस दुनिया को अलविदा कह गया और ज्योति को जीते जी मरने के लिए छोड़ गया। राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए ये सब कहते हुए। अब सावित्री ज्योति का जीना हराम कर देगी। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगा। मेरे जाने के बाद ज्योति की जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता था कि उसकी शादी हो जाए। दीपक, तुम ज्योति को पसंद नहीं करते हो तो क्या वो अच्छी नहीं है? फूफा जी, ज्योति जी में कोई कमी नहीं है। मेरी शादी के लिए हाँ करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पहले ज्योति से बात करनी पड़ेगी और जहां तक ज्योति जी को समझाऊं वो शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगी। दीपक, तुम राजी हो शादी के लिए, ये बताओ पहले। फूफा जी, मुझे कोई एतराज नहीं है इस शादी से। ज्योति जी सुघड़ और गुणों से भरी हुई है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं ज्योति से बात करूंगा। तुम्हारे हाथ में ज्योति का हाथ देकर मैं चैन से मर सकूंगा। तुमसे बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई नहीं होगा। तभी छत पर किसी के आने की आहट हुई तो दोनों ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गई।